रूस को सिर्फ युद्ध जीतने की ही उम्मीद नहीं थी, रूस की जीत तय मानी जा रही थी। सैनिक, हथियार, सब कुछ ज़्यादा। आज भी मॉस्को यही कहता है कि आखिरकार यूक्रेन टूट जाएगा। ये एक मिथक है जिसे यूक्रेन तोड़ रहा है। जैसे ही रूस का यूक्रेन के साथ निर्दयी युद्ध अपने 5वें साल में पहुंच गया है और अभी भी इसका कोई साफ अंत नजर नहीं आ रहा है, क्रेमलिन के अधिकारी बेतहाशा इस सोच से चिपके हुए हैं कि उनकी जीत बस होने ही वाली है। वे मानते हैं कि अगर वे विचार में विश्वास रखकर कहानी दोहराते रहे तो वह सच हो जाएगा। पुतिन ने वादा किया है कि वे किसी भी कीमत पर लड़ाई जारी रखेंगे और रूसी नेता डोनबास क्षेत्र पर कब्जा करने और उस तथाकथित विशेष सैन्य अभियान के लिए जो शुरुआती लक्ष्य उन्होंने बहुत समय पहले तय किए थे, उन्हें हासिल करने के अपने संकल्प में अडिग हैं। युद्ध की शुरुआत में ऐसे दावे अवास्तविक नहीं लगे क्योंकि रूस के पास लगभग सभी फायदे थे। उसके पास बड़ी सेना, मजबूत अर्थव्यवस्था, ताकत, गोला बारूद और आपूर्ति थी। युद्ध अप्रत्याशित जरूर होता है, लेकिन जब दोनों पक्षों में बड़ा अंतर हो तो कमजोर पक्ष के लिए विरोधी का सामना करना मुश्किल होता है। समय के साथ यह तर्कसंगत और लगभग तय लग रहा था कि यूक्रेन की रक्षा कमजोर पड़ जाएगी और रूस धीरे धीरे अपनी जरूरत की जमीन हासिल कर लेगा, और ऐसा ही होता हुआ लग रहा था। हाँ, यूक्रेन ने साबित कर दिया कि उसे हराना जितना किसी ने, खासकर रूस ने, सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी, यहाँ तक कि जब यूक्रेन ने खुद को मजबूत करने या ड्रोन और मिसाइलों से अपने दुश्मन पर पलटवार करने के तरीके खोज लिए, तब भी वो अपनी जमीन खोता रहा। रूस ने फिर भी बढ़त बनाई, भले ही बहुत धीमी गति से, और यहाँ तक कि जब क्रेमलिन हर महीने अपने दसियों हजार सैनिक खोने लगा, तब भी उसने किसी तरह उतने ही या उससे भी ज्यादा नए सैनिक भर्ती करने के तरीके ढूंढ लिए ताकि उनकी जगह ली जा सके। कुछ समय के लिए यूक्रेन के लिए ये युद्ध जीत पाना नामुमकिन सा लगने लगा। उसकी सेनाएं संघर्ष को लंबा खींच रही थी, रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी और महत्वपूर्ण स्थानों को संभाले हुए थी, जिससे डोनेट्स्क क्षेत्र के पोखरोव्स्क जैसे प्रमुख कस्बों और शहरों पर कब्जा होने में देरी हो रही थी। पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस अलग थलग और कमजोर हो रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था टूटने लगी थी और नुकसान बढ़ रहे थे। फिर भी उसकी युद्ध मशीन लगातार चलती रही। उसकी सेनाएं अब भी यहाँ वहाँ जमीन के छोटे छोटे हिस्से और इलाके हासिल करने के तरीके ढूंढती रहीं। ये ज्यादा नहीं था, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे जुड़ता गया। रूस अनंत संख्या में पुरुषों पर निर्भर रह सकता था, यहाँ तक कि कैदियों को भी मोर्चे पर भेज रहा था, जबकि यूक्रेन की संख्या उतनी मजबूत नहीं थी। और इस तरह एक अनिवार्य रूसी जीत सबसे संभावित अंतिम परिणाम के रूप में दिखाई देती रही। लेकिन 2025 में कुछ बदलना शुरू हुआ और यह बदलाव 2026 तक जारी रहा, और अब अचानक रूसी जीत की संभावना कम होती जा रही है। वास्तव में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। क्रेमलिन की एक अपमानजनक हार अब वास्तव में एक अधिक यथार्थवादी संभावना बनती जा रही है। यहाँ 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहले, क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। युद्ध की स्थिति मापने का यह सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है, जिससे पता चलता है कि किस पक्ष को बढ़त है। शुरू में रूस को भारी बढ़त मिली थी। उसकी सेनाएं यूक्रेन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ी, देश के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया और यहाँ तक कि राजधानी कीव के करीब पहुंच गई, इससे पहले कि यूक्रेन ने पलटवार करना शुरू किया और दुश्मन को बाहर खदेड़ना शुरू किया। तब से प्रमुख क्षेत्रों में काफी आगे पीछे की स्थिति रही है, लेकिन रूस ने कुल मिलाकर हर गुजरते महीने के साथ अतिरिक्त क्षेत्रों पर दावा करना जारी रखा है। हालांकि 2025 में उसकी बढ़त की रफ्तार, जो पहले से ही काफी धीमी थी, लगभग ठहर सी गई। उसने कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की और बहुत कम महत्वपूर्ण कस्बों या शहरों पर कब्जा किया, और जो भी बढ़त मिली वो भी भारी कीमत चुकाकर मिली। यूक्रेन ने अपनी जमीन को बेहद मजबूती से बचाए रखा, जैसे बेट एंड ब्लीड जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें रूसी हमलावर दस्तों को खास जगहों पर फंसाया जाता है और फिर ड्रोन और तोपखाने से उन पर हमला किया जाता है, ताकि क्षेत्रीय नुकसान को सीमित रखा जा सके और अपने सैनिकों की हानि भी न्यूनतम रहे। इसके चलते पूरे 2025 के दौरान रूस ने यूक्रेन के क्षेत्र का 1% से भी कम हिस्सा हासिल किया।
2026 की शुरुआत में रूस की क्षेत्रीय बढ़त और भी कम हो गई। युद्ध की शुरुआत से ही उसका अध्ययन कर रहे सबसे विश्वसनीय शोध संस्थानों में से एक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के आंकड़े दिखाते हैं कि 2026 की शुरुआत में कई मौकों पर रूस हर महीने 200 वर्ग मील से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर रहा था। फरवरी 2026 में रूस ने सिर्फ 50 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा किया। इतना ही नहीं, बल्कि उसी महीने कई वर्षों में पहली बार यूक्रेन वास्तव में जितना क्षेत्र खो चुका था उससे ज्यादा क्षेत्र वापस लेने में सफल रहा। अगर यूक्रेन आगे भी इस कारनामे को कई बार दोहरा सकता है तो वह सिर्फ इस युद्ध को गतिरोध की स्थिति में लंबा नहीं खींचेगा, यह सक्रिय रूप से रूसी सैनिकों को अपनी जमीन से बाहर धकेल रहा होगा। पुतिन की युद्ध मशीन को फिर वहीं ला खड़ा करेगा जहां से वो शुरू हुई थी, वर्षों की मेहनत को बेकार कर देगा और इस प्रक्रिया में क्रेमलिन के लाखों हताहतों को व्यर्थ कर देगा। भले ही यूक्रेन को हमेशा ऐसे फायदे ना मिले, लेकिन अभी रूसी सैनिक मुश्किल से आगे बढ़ रहे हैं। वे सचमुच कीचड़ में फंसे हुए हैं। पिछले 100 वर्षों के किसी भी बड़े संघर्ष में किसी भी प्रमुख सेना की तुलना में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि प्रथम विश्व युद्ध के समय से भी। संदर्भ के लिए, यूक्रेन अभी भी डोनबास में लगभग 2500 वर्ग मील क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। मान लीजिए रूस हर महीने करीब 50 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा करता है। रूस को उस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए कई सालों तक महंगा और नुकसानदायक युद्ध लड़ना होगा, फिर भी यूक्रेन का बड़ा हिस्सा बचा रहेगा। अब दूसरा बड़ा कारण यह है कि रूसी जीत अनिवार्य नहीं बल्कि टलती हुई लग रही है, क्योंकि रूस ने इस युद्ध में कई लोगों को खो दिया है। हालांकि अनुमान अलग अलग है, लेकिन कई स्रोत इस बात से सहमत है कि इस चरण तक रूसी हताहतों की संख्या 10 लाख से कहीं ज्यादा हो चुकी है। इसका मुख्य कारण देश की लगभग आत्मघाती रणनीति है, जिसमें अनगिनत लोगों को बिना पर्याप्त प्रशिक्षण, उपकरण या उनकी रक्षा के लिए किसी भी कवच के सीधे अग्रिम मोर्चों की मौत की चक्की में झोंक दिया गया। हालांकि इसकी क्षेत्रीय बढ़त की गति धीमी हो गई है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, इसकी हताहत दर में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। यहाँ तक कि 2025 और 2026 में भी ये हर महीने नियमित रूप से दसियों हजार सैनिक खो रहा था। अधिकांश सेनाओं के लिए इतने बड़े नुकसान से निपटना नामुमकिन होता, लेकिन रूस ने लंबे समय तक चमत्कारिक रूप से यह कर दिखाया। आखिरकार यह ग्रह का सबसे बड़ा देश है, जहां 14 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यूक्रेन में दसियों हजार लोग मारे या घायल होने के बावजूद रूस लगातार और लोगों को जुटाता रहा, यहाँ तक कि जब उसे भारी नकद प्रोत्साहन देने पड़े, कैदियों को बुलाना पड़ा, गंभीर रूप से बीमार मरीजों को मोर्चे पर भेजना पड़ा या जातीय अल्पसंख्यकों को जबरन सैन्य सेवा के लिए भर्ती करवाना पड़ा, तब भी वह हमेशा अपनी सेना की भरपाई कर लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आंकड़े दिखाते हैं कि 2026 के शुरुआती महीनों में हालात उल्टी दिशा में जाने लगे हैं। मॉस्को के मासिक नुकसान अब उन सैनिकों की संख्या से ज्यादा है जिन्हें वह भर्ती कर सकता है। 2022 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है और खुद आंकड़े ही ये कहानी बयां करते हैं। 2026 की पहली तिमाही में रूसी सेना ने 89,000 सैनिक खोए। ये आधिकारिक आंकड़े यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा साझा किए गए हैं। वो सिर्फ 80,000 सैनिक भर्ती कर सके, जिससे 9,000 सैनिकों का नुकसान हुआ। यहाँ से हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि यूक्रेन ने 2026 के अंत तक हर महीने 50,000 रूसी हताहत करने का लक्ष्य रखा है। क्रेमलिन प्रोपेगेंडा के पीछे छुपता है और रूसी जनता को सब ठीक दिखाता है, पर हकीकत से इनकार नहीं कर सकता। वह सामने दिख रहे तथ्यों और आंकड़ों से नहीं बच सकता। और अगर रिपोर्ट्स पर विश्वास किया जाए तो मॉस्को पहले से ही घबराहट की स्थिति में है, जहां उच्च पदस्थ अधिकारी डर के मारे इस बढ़ती समस्या का कोई न कोई हल ढूंढने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जनवरी 2026 में क्रेमलिन ने एक नई भर्ती अभियान की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अपनी सेना में नए ड्रोन पायलटों को शामिल करना था। लेकिन कहा जा रहा है कि ये उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्रालय और अन्य विश्वसनीय संगठनों की रिपोर्टों से भी पता चलता है कि रूस को अपनी सेना की संख्या बढ़ाने के लिए अफ्रीका, मध्य एशिया और यहाँ तक कि उत्तर कोरिया से भी भाड़े के सैनिकों पर अधिक निर्भर होना पड़ रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें और गहराई से जाएं, अगर आप ऐसी ही जानकारी और चाहते हैं
तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ विस्तार से समझाते हैं। अब इस भर्ती की समस्या के सामने पुतिन एक मुश्किल स्थिति में फंसे हुए हैं, जहां कोई स्पष्ट जवाब नहीं है और बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। एक तरफ वह अपनी मौजूदा रणनीति पर कायम रह सकते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि किसी तरह यूक्रेन अपनी तीव्रता बनाए नहीं रख पाएगा और हताहतों की संख्या शायद थोड़ी कम होने लगेगी, कम से कम कुछ हद तक। इस दौरान वह अपनी सेना के नुकसान की भरपाई के लिए भारे के सैनिकों और अन्य उपाय अपना सकते हैं। यह बड़ा जोखिम है, क्योंकि यूक्रेन के धीमा या नरम पड़ने के संकेत नहीं है। असल में ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में रूस के हताहतों की संख्या और भी तेजी से बढ़ सकती है, और अगर देश अपने सैनिकों की संख्या बनाए नहीं रख सका तो उसके लिए मोर्चे पर किसी भी तरह की तीव्रता बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसकी क्षेत्रीय बढ़त और भी धीमी हो जाएगी, और जैसे ही यूक्रेन अपने दुश्मन की कमजोर स्थिति का फायदा उठाएगा और खुद को संगठित करेगा, रूस की सेनाओं को कुछ अहम इलाकों में पीछे हटने के लिए भी मजबूर होना पड़ सकता है। दूसरी ओर पुतिन अंतिम दांव खेल सकते हैं और किसी तरह की लामबंदी की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें वे सचमुच सैकड़ों हजारों लड़ने की उम्र के पुरुषों को जबरन भर्ती कर मोर्चे पर भेजने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इससे रूसी सेना को बड़ी बढ़त मिलेगी, लेकिन सर्वेक्षण दिखाते हैं कि रूसी जनता, जिसका एक बड़ा हिस्सा पहले से ही चल रही जंग से काफी निराश हो चुका है, इस तरह की कार्रवाई का कड़ा विरोध करेगा। इस तरह पुतिन के सामने एक ऐसा समस्या रह जाती है जिसका कोई हल नहीं है, और ये अकेली समस्या नहीं है। यही से हम तीसरे बड़े कारण पर आते हैं, जिससे रूस की जीत की संभावना और घट रही है। यूक्रेन ने इस युद्ध को रूस तक पहुंचा दिया है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। संघर्ष की शुरुआत में बहुतों को यकीन नहीं था कि यूक्रेन इतनी मजबूत विरोधी ताकत के सामने खुद को बचा पाएगा। रूस की अपनी जमीन पर पलटवार करना तो और भी मुश्किल माना गया था। समय के साथ यूक्रेन ने सिर्फ मोर्चा संभालकर अपनी स्थिति बनाए रखने तक ही नहीं, बल्कि रूस के सीमावर्ती इलाकों और आगे भी हमले कर दुनिया को चौंका दिया। ये सब धीरे धीरे और छोटे स्तर से शुरू हुआ। कभी कभी यहाँ तोड़फोड़ या ड्रोन हमला होता था, लेकिन फिर हमले बढ़ गए और रूस के इलाके असुरक्षित लगने लगे। हवाई अड्डे, सैन्य संयंत्र, कमांड बेस और तेल रिफाइनरियां यूक्रेन की दया पर थी। उन पर ड्रोन, बम व मिसाइलें बरसने लगी, धमाके गूंजने लगे और भीषण आग फैलने लगी। लक्ष्य और संपत्तियां नष्ट हो गई। मिलियनों फिर अरबों डॉलर की मशीनें और ढांचा धुएं में उड़ गया। और जैसे जैसे समय बीतता गया, रूस के लिए हालात और भी खराब होते गए। 2025 में यूक्रेन ने दुश्मन के तेल ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि पुतिन की तेल अर्थव्यवस्था को कमजोर कर युद्ध खत्म करने और रूसी राष्ट्रपति को वार्ता के लिए मजबूर किया जा सके। जहां तक पुतिन की बात है, उन्होंने अब तक जेलेंस्की के साथ कोई व्यवहारिक शांति समझौता करने की इच्छा नहीं दिखाई है, लेकिन वे उन सभी ड्रोन और मिसाइल हमलों का असर महसूस कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार रूस की तेल निर्यात क्षमता का करीब 40% बड़े ड्रोन हमलों के बाद बाधित हुआ है, खासकर प्रमुख रिफाइनरियों और बाल्टिक बंदरगाहों पर। पाइपलाइनों और ईंधन भंडारण टैंकों पर भी बार बार हमले हुए हैं, जिससे अनगिनत गैलन तेल जलकर राख हो गया है। तेल उद्योग रूसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब वह रीढ़ टूटती है तो पूरा देश प्रभावित होता है, और यही यहाँ हुआ है। कम तेल उत्पादन और अपने कुछ बचे हुए व्यापारिक साझेदारों को कम तेल भेजने के कारण रूस वाकई में दबाव महसूस कर रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढहने वाली नहीं है, पर गंभीर संकट के करीब है। युद्ध से पहले की तुलना में उसका राष्ट्रीय संपत्ति कोष काफी घट गया है, और युद्ध हर साल संघीय बजट का हर साल और बड़ा हिस्सा निगल रहा है। ये टिकाऊ नहीं है, खासकर अगर यूक्रेन के हमले जारी रहे या ज्यादा नुकसानदायक हो जाएं। यही हमें चौथे बिंदु पर ले आता है, 2026 में दोनों सेनाओं की विपरीत स्थिति। एक तरफ है रूस, एक ऐसा देश जिससे युद्ध शुरू होने पर दुनिया भर में वाजिब तौर पर डर महसूस किया गया था, जिसकी सेना के बारे में विशेषज्ञों का मानना था कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना है। 2022 में लोग चाहे या न चाहे, रूसी सेना सम्मानित थी। इसकी एक जबरदस्त प्रतिष्ठा थी, जो वर्षों के संघर्ष, शक्तिशाली प्रचार और प्रभावी मार्केटिंग के जरिए बनी थी। बहुत से लोग मानते थे कि रूस के पास दुनिया के सबसे ताकतवर टैंक, बख्तरबंद वाहन, फाइटर जेट
और वायु रक्षा प्रणाली है। इसी कारण 2022 की शुरुआत में माना जा रहा था कि रूस आसानी से यूक्रेन को हरा देगा और युद्ध कुछ हफ्तों में जीत लेगा। दूसरी ओर यूक्रेन विश्व मंच पर सैन्य रूप से कमजोर था। उसके पास न विश्व स्तरीय टैंक थे, न अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली, न ही कोई खास तकनीक थी। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, दोनों देशों की सेनाएं विपरीत दिशाओं में चली गई। रूस की प्रतिष्ठा समय के साथ गिरती गई और यूक्रेन की प्रतिष्ठा साल दर साल लोहे और आग में तपकर मजबूत होती गई। रूस के विश्व स्तरीय टैंक और बख्तरबंद वाहन पहली बाधा पर ही विफल रहे और क्रेमलिन को अपेक्षित क्षेत्रीय लाभ नहीं दिला सके। उसकी वायुसेना हवाई वर्चस्व नहीं पा सकी और ब्लैक सी फ्लीट को यूक्रेन के ड्रोन व मिसाइल हमलों के कारण भागना और छुपना पड़ा। अपनी विशालता के बावजूद उसकी सेना अपने घोषित लक्ष्यों में से किसी को भी हासिल करने के लिए संघर्ष करती रही और उसके कई कथित रूप से सबसे बेहतरीन हथियार जैसे T-14 अर्माटा का केवल सीमित और सतर्कता के साथ इस्तेमाल हुआ और बताया गया कि प्रदर्शन को लेकर चिंताओं के चलते थोड़े समय के बाद ही उन्हें वापस ले लिया गया। इसी दौरान अपने विरोधी की तुलना में कहीं कमजोर सेना के साथ शुरुआत करने के बावजूद यूक्रेन ने असंभव को संभव कर दिखाया। उसने मुश्किल हालातों को चुनौती दी, विवादित क्षेत्रों पर अपनी पकड़ बनाए रखी, जमीन वापस ली, दुश्मन को चौंकाया और यूरोप के बेहतरीन रक्षा उद्योगों में से एक बनाया। उसने ड्रोन युद्ध में महारत हासिल कर ली, अपने दुश्मनों की रणनीतियों को पीछे छोड़ दिया और अपनी नई मिली बढ़त का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की पोजीशनों और बुनियादी ढांचे पर सैकड़ों प्रभावी हमले किए। और उसने मिसाइलें विकसित की जो अब दुनिया के कई हिस्सों में ईर्ष्या का कारण बन गई है, जैसे नेपच्यून और लंबी दूरी की फ्लेमिंगो, जिसे जल्दी सेवा में लाया गया और 2026 में लक्ष्यों पर हमला करने के लिए पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है। अब हम एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जो 2022 में एक कल्पना जैसा लगता था, एक ऐसा स्तर जहां यूक्रेनी सेना वास्तव में रूसी युद्ध मशीन का डटकर मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम दिखाई देती है और जहां रूसी ताकत में विश्वास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कई ऐसे देश जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से रूस पर अपने लिए बख्तरबंद गाड़ियां, हथियार और गोला बारूद आपूर्ति करने के लिए भरोसा किया था, अब उन सौदों से पीछे हटने लगे हैं और अन्य विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। और यहाँ तक कि खुद रूस के भीतर भी भले ही कई लोग इसे खुलकर स्वीकार न करें, जनता का एक बड़ा हिस्सा इस बात को लेकर लगातार चिंतित है कि यह एक ऐसा युद्ध है जिसे उनका देश जीत नहीं सकता और जिसे अब और आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। वास्तव में हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में दिखाया गया कि 67% रूसी, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, मानते हैं कि अब शांति वार्ता और संघर्ष को समाप्त करने का समय आ गया है। एक अन्य सर्वेक्षण जिसे सरकारी मीडिया एजेंसी टास ने साझा किया, उसमें भी पाया गया कि आज 75% रूसी पुतिन पर भरोसा करते हैं। ये आंकड़ा ज्यादा लग सकता है, पर युद्ध शुरू होने के बाद से ये सबसे कम है और संभव है कि आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हों, क्योंकि टास क्रेमलिन समर्थक प्रचार के लिए जानी जाती है। इन कारणों से रूस दशकों में सबसे खराब स्थिति में है। उसकी सेना मुश्किल से आगे बढ़ रही है, उसके हताहतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उसकी भर्ती विफल हो रही है, उसकी साख टूट चुकी है, उसकी अर्थव्यवस्था संकट में है और उसके लोगों का अब इस बात पर कोई भरोसा नहीं रह गया है कि ये सब किसी तरह ठीक हो जाएगा। इनमें से कोई भी बात युद्ध के जल्द खत्म होने का संकेत नहीं देती, क्योंकि पुतिन बहुत जिद्दी है और अपना विजय अभियान जारी रखेंगे, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वह अपनी इज्जत बचाने की नाकाम और बेताब कोशिश में पूरे देश को बर्बाद करने के लिए तैयार नजर आते हैं। लेकिन जहां वो सच्चाई का सामना करने से इनकार कर रहे हैं, वहीं बाकी दुनिया धीरे धीरे हकीकत को समझने लगी है। असल में ये युद्ध केवल एक ही तरीके से खत्म नहीं होने वाला है। ये धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से किसी अनिवार्य रूसी जीत और पूरी तरह से यूक्रेनी पतन की ओर नहीं बढ़ रहा है। इसके विपरीत अब ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहा है, जहां कभी शक्तिशाली रही रूस पहले से कहीं ज्यादा कमजोर नजर आ रही है और जुझारू अंडरडॉग यूक्रेन पहले से कहीं ज्यादा उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन कर रहा है। इस वीडियो में जानें कि यूक्रेन ने युद्ध की दिशा कैसे बदली और मार्च 2026 में कीव के रक्षकों ने पुतिन के लिए कई आपदाएं कैसे खड़ी की, या फिर यह देखने के लिए कि कैसे यूक्रेनी नवाचार रूसी ताकत पर भारी पड़ता है,
यह वीडियो देखें, जिसमें दिखाया गया है कि सस्ते और साधारण ड्रोन का इस्तेमाल कैसे करोड़ों डॉलर के युद्धक टैंकों को नष्ट करने के लिए किया गया। और ताज़ा खबरों, गहन विश्लेषण और विस्तृत रिपोर्टिंग के लिए, जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे, आज ही द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें।